जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मार्कर एक सेकंड रुकिए बस। हाँ, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं और आज से आपकी जो क्लास होगी वो 1.5 घंटे की और मैक्सिमम आज में हम प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम पार्ट खत्म कर देंगे। आज हम 30 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो अगर एक ही दिन में 30 क्वेश्चन हो गए तो बहुत सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा हो सके तो 30 से ज़्यादा कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी आ जाइए और जो शेयर करना है तो अभी शेयर कर दो एक बार, क्यों फिर बीच में कहीं शेयर मत करना, जिससे और बच्चे जितने भी हो जो आपके यार दोस्त हो अभी जुड़ जाएं, ठीक है। और साथ में क्या साफ नहीं दिख रहा? ओके, ठीक है। तो एक सेकंड देखिए, और साथ में एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर बीच में कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए, बस थोड़ी सी इंक डाल लूँ, मुझे लग रहा है ये वाले मार्कर से दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा ब्लैक कर दो ना इसको, ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ सर जल्दी लगा दो। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है? 8:9, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत आप में से हर बच्चा लाभ प्रतिशत निकाल सकता है। जितने ही बच्चे आप देख रहे हो, मुझे नहीं लगता शायद कोई लाभ प्रतिशत ना निकाल पाए। आप करोगे क्या? आप सभी को पता है कि जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो निकालते कैसे हैं? जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई है वह कहाँ रख देते हैं? नीचे। तो कितने में खरीदी गई है? 8 रुपये में। और ऊपर क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं जितने का लाभ हो रहा हो वो रख देंगे, और अगर हानि होगी तो वो ऊपर रख देंगे। तो मैंने देखा 8 की खरीदी है भाई। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने वाला। तो 8 की खरीदी, 9 में बेच दी, लाभ हो रहा है कि हानि? तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर उसे 1 का लाभ हो रहा है। तो 8 पर 1 का लाभ, या तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100, या फिर हमें पता है 1/8 कितना होता है? 12, 1/2%। ये परसेंटेज वाली क्लास में मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ऐसा हो जो अभी ये देख रहा हो, उससे पहले परसेंटेज वाली वीडियो देखना, फिर इस पर आना, चीज़ें जल्दी से समझ आएंगी। अब एक बात और, आपने देखा नीचे क्या रखा है मैंने? सीपी। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने नीचे सीपी क्यों रखा, एसपी क्यों नहीं रखा? तो हमेशा जो भी लाभ या हानि प्रतिशत जो हम निकालते हैं, हमेशा किस पर निकालते हैं? खरीदने वाले मूल्य पर। खरीदने वाला मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहूं कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो सारे इसी पर चल रहे हैं, बट एक थोड़ी सी अगर चीज़ें आपको, वैसे तो सबको पता ही होंगी ये बातें, बट अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नया हो, जो पहली बार अगर क्लासेस कर रहा हो, तो वो भी सीख सके। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ आपसे छोटी सी बात कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपको मैंने उस वस्तु को, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को आपको मैंने 110 रुपये में बेच दिया, तो आप क्या कहोगे कि आपको सर 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ हो गया, यही तो कहोगे। और यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 100 रुपये की चीज़ फिर से खरीदी और इस बार आपको 90 रुपये में बेच दिया, तो आप कहोगे कि आपको 100 रुपये पर 10 रुपये की घाटा हो गया, भाई 10 रुपये की हानि हो गई। तो मैंने देखा कि दोनों बार मुझे चाहे लाभ हो रहा था चाहे हानि, दोनों बार किस पर हो रही थी? खरीदने वाले मूल्य पर। तो जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं हम हमेशा किस पर निकालते हैं? खरीदने वाले मूल्य पर, कि वस्तु कितने में खरीदी गई, और ऊपर क्या रखेंगे? अगर उस पर लाभ हो रहा है तो लाभ रख देंगे जितना भी है, और हानि है तो हानि रख देंगे। हानि अगर ऊपर रखेंगे तो हानि प्रतिशत होगा, और लाभ अगर हो रहा है तो लाभ प्रतिशत। बस छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन लगाइए एक बार। तो क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या करा है। तो देखिए, तो क्वेश्चन आया, तो हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपीज़ में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। तो अगर किसी ने भी अभी तक परसेंटेज वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 1/6, ठीक है। अगर 1/6 को हम ये लिख रहे हैं
तो हुआ क्या होगा, जो अभी अभी मैंने बात कही थी, क्या कहा था कि हमेशा जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो क्या होता है, वो नीचे वाली संख्या होता है खरीदने वाला मूल्य। तो पहली बात तो ये, इस पूरे क्वेश्चन में आपको खरीदने वाला मूल्य पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, तो आपकी इच्छा होगी मैं उसे एक्स मान लूँ चाहे वाई मान लूँ, बट मैं कह रहा हूँ एक्स वाई कुछ मत मानो, हमें पता है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/6, और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, खरीदने वाला मूल्य। तो हमने मान लिया, अपनी इच्छा से माना है नहीं अभी। अगर 6 खरीदने वाला मूल्य होगा और मुझे पता है इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी है या तो लाभ होगा या हानि। अब क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो उसे लाभ प्रतिशत दे रखिए, प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर वाला जो ये एक है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। अब आप साफ साफ देख सकते हो, अगर मैं कहूँ आपने कोई 6 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसे कितने बेच रहे होंगे, 7 रुपये में। तो नॉर्मल सी बात है भाई, 6 की खरीदी, 1 का प्रॉफिट तभी तो होगा जब मैं उसे 7 में बेचूंगा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7 में नहीं बेची आ रही वस्तु, कितने बेची आ रही है, 2149। सर यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इससे कितने गुना आया था, इससे 7 या 21, ये ना जानेगा 0 और 7 संजा 49, या फिर ऐसे कर सकते हो 7 3 जा 21, 4 ना जानेगा 0, 7 संजा 49, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये वस्तु का बेचने वाला मूल्य 7 ना होकर उससे 307 गुना ज़्यादा है, तो खरीदने वाला मूल्य भी 6 ना होकर वास्तविक रूप से 307 गुना ज़्यादा, कितना हुआ 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18, 1842। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए, सही बच्चों आंसर आ गया। ओके भाई, अगली बार से ऑप्शन भी दिया करूँ, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ऑप्शन भी दिया करूँगा। एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, बटन बंद कर लो यार, ये बटन 1 सेकंड रुकिए बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ला दिया सर आपने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो यार, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम, तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। अभी तक तो आप सभी को पता भी लग चुका और आप इस क्वेश्चन को अब आराम से सोल्व कर लोगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 1/2% का क्या हो रहा है, लॉस। 12 1/2%, अगर मैं 12 1/2% को फ्रैक्शन में देखता हूँ तो क्या निकलेगा, यहाँ से मुझे 1/8 मिलेगा। अब ये 12 1/2% आया कैसे होगा, अगर वस्तु 8 रुपये की रही होती, भाई मुझे वस्तु का प्राइस नहीं पता ना, और मुझे पता है नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर 8 रुपये की वस्तु रही होती और उस पर अगर लॉस हो रहा है इतने प्रतिशत का, तो इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है ऊपर वाली संख्या क्या होती है, लॉस या प्रॉफिट। अगर लॉस परसेंट हो रहा है तो 1 का क्या हो रहा है उस पर, लॉस। अगर आपने 8 की खरीदी और 1 का घाटा हो गया, और वैसे भी देखा जाए तो मैंने कहा कि मैंने 8 की खरीदी और इतना प्रतिशत और 8 का इतना प्रतिशत एक ही तो होता है, ये सारी चीज़ें मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ा रखी है। तो 8 की खरीदी, इतने का मुझे घाटा भी हो गया, तो मैं उसे कितने में बेच रहा हूँ, तो आज 7 कहोगे सर आप बेचोगे उसे 7 में। नॉर्मल सी बात है यार, मैंने 8 में खरीदी, 7 में बेची थी, सिंपल बात है, मुझे 1 का घाटा हो गया। क्वेश्चन कर रहा है भाई 7 में तो बेची नहीं जा रही, कितने बेची जा रही है, 4214 रुपये में बेची जा रही है। इससे कितना गुना था, इससे 602 गुना था। तो इसी प्रकार इस वस्तु का खरीदने वाला मूल्य भी 8 ना होकर अपने आप से 602 गुना आया था। कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 8 6 48, या तो 8 2 जा 16 और 8 6 जा 48, ठीक है। और ये 4816 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर आए, ठीक है। इन यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को कोई डाउट होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो स्पीड कम है तो बता देना, और किसी को लग रहा हो स्पीड ज़्यादा है तो बता देना। वैसे मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मीडियम है, नॉर्मल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो 15 आर्टिकल्स का CP बराबर है, बराबर मतलब इक्वल, तो हमने लिख दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बस उसको लिखते जाओ, क्वेश्चन गलती नहीं हुआ। क्या कहा था क्वेश्चन ने, 15 वस्तुओं का CP बराबर है हमारा किसके, 10 वस्तुओं के SP के, तो भाई बराबर रख दिया। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, काटा पीटी करनी कर दो, तो 2 से 3 इसे 5 से 2 पर और 5 से 3 पर, तो आप देखोगे 3 CP बराबर 2 SP। अब हम सबको ये वाली बात भी पता है कि अगर इक्वल के इधर से मैं कोई भी इधर उठाकर लेकर जाऊंगा, जैसे मैं कह दूँ मैं 3 को ना उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो अगर ये ऊपर है तो ये यहाँ जाके इनके नीचे चला जाएगा, और अगर इसके नीचे कुछ होता तो इधर आकर ऊपर आ जाता। तो मैंने क्या करा, इधर से SP इधर लेकर आया, तो इक्वल के इधर आएगा तो CP के नीचे चले आएगा,
ठीक है, और 3 को उधर लेगा तो 2 के नीचे, तो 2 जो सीपी के सामने वाली वैल्यू वो कॉस्ट प्राइस, और जो एसपी के सामने वाली वैल्यू वो सेलिंग प्राइस। तो आप क्या देखोगे कि सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य की 2 रुपये की चीज़ खरीदी गई, एसपी मतलब बेचने वाला मूल्य 2 की खरीद कर कितने बेच दी, 3 में। तो आप साफ साफ देख सकते हो आपको हानि हो रही कि लाभ। तो भाई 2 की खरीद कर अगर आप 3 रुपये में बेचोगे तो कहीं ना कहीं 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना भी आता है। अगर प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं, जितने रुपए की कोई वस्तु खरीदी जाती है हमेशा नीचे क्या रखते हैं, सीपी, और सीपी है कितना हमारा 2, और ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं जो भी लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो ऊपर रख देते हैं। तो हमें कितना लाभ हो रहा है 1 का, तो हमने ऊपर 1 रख दिया, और 1/2 कितना होता है प्रतिशत में, 50%। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और देखो यार जल्दी से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यही इसका तरीका है, और भी तरीके हैं इसके। जैसे अगर आप बहुत जल्दी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो आप इसे सीधा डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये 15 CP = 10 SP लिखा होता है ना, 15 CP = 10 SP, यही तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो होगा क्या, अगर कहीं पे मैं लिख दूँ 2A = 3B, और ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, साफ दिख रहा है, इंक डालूं, दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने एक बार आपको बताया था 2A = 3B। इस बराबर के साइन का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। कहने का मतलब यह है कि 2 के साथ A की कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए, और इधर 3 के साथ B की ऐसी वैल्यू रखी जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो। तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, अगर A की वैल्यू में 3 मान लूँ और B की वैल्यू में 2 मान लूँ, तो ये भी 2 3 6 और ये भी 3 2 6। तो मैंने क्या देखा कि इस 2, ये जो 2 है वो B की वैल्यू मान ली, और ये जो 3 है वो A की वैल्यू। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट मान सकते हो, अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों के मल्टीप्लाई के करना है, उस वक्त में सेलिंग प्राइस हमारा 15 हो सकता है और कॉस्ट प्राइस हमारा 10। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से साफ साफ पता लग गया कि सीपी हमारा 10 आ गया और एसपी 15, कि 10 रुपये की चीज़ है कितने रुपए में बेची जा रही है, 15 रुपये में। साफ साफ देखा जा सकता है कि लाभ हो रहा है यहाँ, नहीं तो आप कहोगे 5 का लाभ, तो 10 पर 5 का लाभ और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो काट दो यार, कुछ करता है तो 0 से 0 कितना आ गया 50%। जैसे आपको लगे अच्छा उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो हमने साफ साफ जैसे ऐसा क्वेश्चन कह रखा है कि 10 वस्तुओं का सीपी का मतलब मल्टीप्लाई सीपी बराबर है किसके, 9 वस्तुओं के एसपी के। तो अगर मैं कहूँ कि सीपी और एसपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर अगर सीपी यहाँ पर 9 रख दिया जाए और एसपी यहाँ पर 10, तो भाई ये भी 9 10 जा 9 10, 9 की 10 में गुणा 90 और 9 की 10 में गुणा 90, तो इसका मतलब ये बराबर की कंडीशन सेटिस्फाई। तो मैंने देखा 9 की खरीदी 10 में बेचा, लाभ हो रहा नहीं, आप साफ साफ कहोगे सर जी 1 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जा सकता है, जितने में खरीदते हैं वो हमेशा नीचे, तो खरीद कितने में रहे 9 पर, और अगर लाभ होगा तो ऊपर और हानि हो तो ऊपर। तो अभी तो 1 का लाभ हो रहा है तो हमने ऊपर रख दिया, तो 1/9 होता कितना है 11, सही 1/9%। और यह क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, किसी बच्चे को डाउट इसमें जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए भाई, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो मैंने लिख दिया 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 12 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के। तो हमने रख दिया भाई, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा रख दिया। अब बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है।
क्योंकि इस बार सेलिंग प्राइस पहले आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक वो पहले कॉस्ट प्राइस रख रहा था, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं CP और SP की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप साफ साफ निकाल सकते हो। इस 9 को हमें CP की वैल्यू मानना पड़ेगा और इस 12 को SP की। तो इनका रेशो क्या बन गया, रेशो बनाना चाहो तो 3 3 9 और 3 4 12। तो यहाँ से आप देख सकते हो खरीदने वाला मूल्य कौन सा होता है, कॉस्ट प्राइस, कितने की खरीदी गई है वस्तु, 3 की। बेचने वाला सेलिंग प्राइस कितने बेची गई है, 4 की। अगर मैं 3 की खरीद कर किसी को 4 में दूंगा तो मुझे लाभ होगा कि हानि, तो आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर मुझे 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालूंगा मैं। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जितने की कोई वस्तु खरीदी आती है, कितने की खरीदी आ रही है, 3 की, वो हमेशा नीचे, और ऊपर क्या रखेंगे, जो भी लाभ हो रहा है उसे ऊपर रख देंगे। तो 1 का लाभ हो रहा है और 1/3 कितना होता है, 33, सही 1/3%। यह मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंक कहाँ रखी है, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया आपने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा। तो अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी वस्तु वाले क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 436 रुपए पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने से लाभ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे पहली बात तो क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं पता कि मैंने उस वस्तु को खरीदा कितने में। तो मैंने मान लिया अगर मैंने इतने में खरीदा होता, मैंने CP मान लिया, खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है कि 436 रुपए में अगर मैं उस वस्तु को बेचता हूं तो मुझे जितने का भी घाटा होता है उतना ही मुझे फायदा हो सकता है अगर मैं उस वस्तु को 464 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी है। क्या तरीका होता है, जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो आप कर क्या सकते हो, आप डायरेक्ट इन दोनों का अंतर देखिए, जो भी अंतर आएगा उसको 2 से भाग दे दो और उस 2 को जो भी भाग देके वैल्यू आएगी या तो इसमें से घटा दो या इसमें से जोड़ दो। बट उसका कोई फायदा नहीं है, आगे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, 2 गुना आ जाता है, कभी कुछ आता है, उस वक्त जाकर फिर आपके लिए चीज़ें दिक्कत देंगी। तो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से ही करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो करना कैसे है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना ये चाहता है कि भाई मुझे नहीं पता पहले तो मैंने खरीदी कितने में, पर अगर मैंने इतने में खरीदी होती और उसको अगर मैं 436 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे जितने का भी घाटा होता है उतना ही मुझे फ़ायदा होता है जब मैं उसे 464 रुपये में बेचता हूँ। जैसे मैं कह दूँ भाई मुझे 20 की हानि हो रही है तो मुझे फ़ायदा भी 20 का होगा। अगर मैं कह दूँ मुझे 30 का घाटा हो रहा है तो फ़ायदा भी 30 का। अगर मैं तो 40 का घाटा हो रहा है तो फ़ायदा भी 40 का होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहना चाहती है। अगर मैं इस घाटे और फायदे का रेशो निकालना चाहूँ तो भाई ये दोनों कट जाएंगे, 1:1, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी 1:1, मतलब कोई भी वैल्यू रख दो, रेशो तो 1:1 ही बनेगा। क्यों बनेगा रेशो 1:1? क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी और आपस में कट जाएंगी। तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर क्या रख दिया कि इसका और इसका रेशो, जो लॉस हो रहा है और जो ये प्रॉफिट है, इसका रेशो रख दिया 1:1। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का 464 और 436 का अंतर देखूं तो आप क्या देखोगे, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 28। जबकि अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 का घाटा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 का फायदा, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना हो गया, 1 और 1 2। पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वास्तविक अंतर है वो कितना है, 28। तो कह रहा है जो ये अंतर है वो 2 ना होकर कितना है, 28, जो कि 2 से कितने गुना आता है, 14। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ उसे घाटा कितना हो रहा होगा वास्तविक रूप में, तो भी 1 ना होकर उससे 14 टाइम्स ज़्यादा 14 का घाटा हो रहा होगा, और फ़ायदा भी उसे 1 ना होकर 14 गुना ज़्यादा 14 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा होगा। अब आप क्या देखोगे, या तो आप, अब हमें चाहिए CP,
अब CP तक पहुंचने के लिए या तो इसमें से आप इस 14 को घटा दो या फिर इसके अंदर इस 14 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने इसके अंदर इस 14 का जोड़ा तो कितना आ गया 450, कि कहीं ना कहीं वह वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई होगी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया वैसे। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 450 आया कैसे है, ठीक है। अगर किसी को किसी इस चीज़ में दिक्कत होगी वैसे कि ये घाटा है तो ये जोड़ा क्यों है, तो इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो, या फिर अभी तो एक छोटी सी बात समझो, आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा 4-5 क्वेश्चन बाद, वहाँ पे इस चीज़ को ढंग से समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि हम उल्टे जा रहे हैं, हमने सेलिंग प्राइस से CP पर आ रहे हैं, तो उस वक्त बस माइंड को ऐसे बना लेना कि उस टाइम चीज़ें उल्टी चलेंगी। अगर घाटा हो रहा है तो जुड़ जाएगा CP तक आने में, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो वो इसमें से घट जाएगा कॉस्ट प्राइस तक आने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या कह रहा है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, लगा दिया सर आपने। अगला क्वेश्चन कौन सा लगा दिया है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन आप सभी को देखो ध्यान से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने से कमाता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि उठाता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया CP, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने में ख़रीदा है, पर मुझे ये पता है कि अगर इस वस्तु को मैं 450 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे जितना घाटा होता है उतना ही मुझे फ़ायदा हो सकता है। अगर इसी वस्तु को मैं 900 रुपये में बेच दूँगा, उतना ही नहीं, उससे 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप क्या देखोगे, जो रेशो बनेगा, अगर घाटा 1 का होता है तो फ़ायदा क्या होगा, उससे 2 गुना 2 का। तो इस अनुपात में हानि और लाभ का यह अनुपात हो जाएगा, लॉस और प्रॉफिट का, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने बन रहा है, तो ये अंतर बन रहा है हमारा कितने का, 450 का। जबकि इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 2। तो इस रेशो के हिसाब से तो भाई टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर बन रहा है 3। या फिर क्या ये कह सकते हैं, अगर आप ध्यान से समझना चाहो, कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 अंतर होता तो उसमें से 1 हमारा घाटा होता और 2 हमारा फ़ायदा। पर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 अंतर नहीं है। कितना अंतर है, 450, इससे कितने गुना था, 150। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ जो घाटा है वो भी 1 का ना होकर 150 गुना ज़्यादा 150 का होगा, और जो फ़ायदा है वो भी 2 का ना होकर 150 गुना ज़्यादा 300 का होगा। साफ दिख रहा है, इससे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, SP से CP पर उल्टे आ रहे हैं ना, तो उस वक्त क्या करेंगे, अगर 900 रुपये में बेच रहा है और 300 का लाभ है तो इस लाभ को इसमें जोड़ना हो, इसमें से घटा देना, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 600। या फिर इसमें 150 को जोड़ देना, तब भी हमारे पास CP आ जाएगा कितना, 600। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बट अभी रुक जाओ, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आंसर, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन ने कहा क्या है मुझसे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचे, अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य बताइए। अब हमें ये तो पता लग गया कि 600 रुपये की चीज़ है खरीदी हुई, और अगर इस 600 रुपये की चीज़ को 20% पे मैं बेचूँ 20% प्रॉफिट पर, तो कैसे बेचूँगा, 600 पर 120/100, तो कितना हो जाएगा मेरा 720, और यह क्या आ जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से एक बार। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सही बच्चों आंसर आ गया, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखिए क्या करा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर हम आए, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में भी आया, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं ढंग से। तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, और हर बच्चे का आंसर आना चाहिए सभी का। तो क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल for ₹1060, shopkeepers earn 20% more profit than the loss incurred after selling the article at ₹950। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मुझे, पहली बात तो ये नहीं पता कितने में खरीदी है मैंने रख दिया CP, कि अगर किसी वस्तु को
950 रुपये की जगह 1060 रुपये में बेचा जाता है तो उसे जो फ़ायदा होता है वह घाटे से 20% ज़्यादा होता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो 20% कितना होता है, आप कहोगे 1/5। ये सारी बातें बता चुका हूँ मैं। तो कह रहा है कि जितने का भी घाटा है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 का घाटा हो रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसे 20%। तो आपको पता है कि अगर 5 से 20% ज़्यादा तो 5 का 20% मतलब 1, तो कहीं ना कहीं उसे 1 ज़्यादा 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा अगर अनुपात में देखा जाए। बट जब मैंने ये देखा वास्तविक, सबसे पहले एक चीज़ और, अगर ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और 6 कितना हो गया 11, अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इस वाली और इस वाली संख्या के बीच का गैप 11 होता तो उसमें से 5 घाटा हो रहा होता और 6 हमारा फ़ायदा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ओवरऑल जो गैप है वो है कितने का हमारा 110 का। तो अगर गैप 11 का नहीं है 110 का है, कितने गुना ज़्यादा 10, तो इसी प्रकार ये घाटा भी 5 का ना होकर 10 गुना ज़्यादा 50 का होगा और फ़ायदा भी 6 का ना होकर 10 गुना ज़्यादा कितने का होगा 60 का। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर इसे जोड़ दीजिए तब भी आपके पास खरीदने वाला मूल्य आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, या फिर इसमें से इसे आप घटा दो। जब मैंने इसमें से जोड़ा तो मेरे पास कितना आ गया, और ये आ गया मेरा सीपी खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि इसका आंसर कौन कौन देगा। ठीक है, तो जल्दी से इसके लिए तो नाम भी लूँगा, क्योंकि मैंने जब भी ये क्वेश्चन पढ़ाया है बच्चों को, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत ईजी सा है, बट बच्चा अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही देता है। तो एक बार जल्दी से इसे पढ़ें और देखें कि क्या आंसर इसका हो सकता है। तो जल्दी से बताइए तो जल्दी से बताएं। ओके भाई, देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा रहा है, 69 रुपये में बेचा जाता है। पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि उसे खरीद हम कितने में रहे हैं, तो मैं क्या करूं, तो आप कहोगे सर मान लो सीपी, अपनी इच्छा से सीपी को एक्स भी मान लो, मैंने सीपी को सीपी मान लिया कि अगर इतने रुपए की कोई वस्तु रही हो और उसे मैं इतने रुपए में बेच देता हूं तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चनों में क्या था, एक बार तो प्रॉफिट हो रहा था और एक बार हानि, पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, कुछ बच्चों का आंसर 72 भी आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, किसी का 68 भी आएगा, मतलब अपने अपने हिसाब से आंसर देंगे बच्चे। पर आप इस बात को ऐसे समझे, इतने ही खरीदी और मैंने इतने में बेच दी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतने में बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है और इसी वस्तु को अगर मैं 78 में बेच देता हूँ तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। पर जो इतने में बेचने पर जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है, मैंने मान लिया अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो इतने में बेचने पर वह प्रॉफिट उससे 2 गुना ज़्यादा होता है। 2 गुना ज़्यादा से आप क्या समझोगे, आपने देखा इसी वस्तु को इतने में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हो गया और जब इसी वस्तु को इतने में बेचा तो मुझे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट कैसे हो सकता है, 1 का प्रॉफिट तो ये और फिर 1 का प्रॉफिट यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टोटल 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेशो के हिसाब से 1 ये रहा होगा और 1 ये। पर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ का अंतर तो 1 है ही नहीं, कितना है 9 है। इस 1 से कितना गुना था 9 गुना। तो इसी प्रकार ये वाला अंतर भी 1 ना होकर 9 गुना ज़्यादा कितने का हो 9 का। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता लगा कि जो ये प्रॉफिट है वो 1 का ना होकर वास्तविक रूप से ओरिजिनल है वो कितने रुपए का है, 9 रुपीज़ का। और अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हम सेलिंग प्राइस से सीपी पर आएंगे तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो इसमें से घटा देंगे, उल्टे चलते हैं और हम कहेंगे कि हमने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी 60 रुपये में। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आए सर जल्दी से। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। देखिए थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करके चल रहा हूँ और कोई बच्चा सोचा थोड़ा धीरे जा रहे हो तो धीरे भी नहीं जा रहा है, इतना भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाऊँगा तो बहुत सारे बच्चों को चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो क्वेश्चन पर आए तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा बार। अब क्या होता है कि इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो,
पर आजकल क्वेश्चन जैसे मैं कराऊंगा ना ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा वो, इसके बाद जो क्वेश्चंस कराऊंगा उस तरह क्वेश्चन देने लग गया। ये क्वेश्चन देगा बहुत छोटे से एग्जाम आते हैं ना उनमें भी नहीं दे रहा आजकल। तो अगर वो डायरेक्ट ऐसे देता है कि भाई 5 रुपए की खरीदी, 5 रुपए में 6 खरीदी, फिर 6 रुपए में 5 बेच दी, अगर वो डायरेक्ट बस यही बच्चों वाला क्वेश्चन देता है और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लेता है, तो आप करोगे क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ, तो 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, तो 25 की खरीदी 36 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 11 का। तो 25 पर 11 का लाभ प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से कितने बढ़ गया 4 पर, और 11 4 जा 44% का क्या हो गया प्रॉफिट। बट इस तरीके से आप करना मत इस क्वेश्चन को कभी भी। क्यों मत करना, क्योंकि अगर इस चीज़ की अगर आपको आदत पड़ गई और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी भी इधर और उधर हुई, आप इस क्वेश्चन को कभी भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। इसीलिए जैसे अभी बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना और उसी तरीके से हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि उस तरीके से कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट उस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके, मतलब वो एक पूरा वे होगा इस क्वेश्चन का, और उससे हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखते हैं और तरीके से, इस तरीके से मैं मना कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चे करते हैं, तो इस तरीके से करना नहीं आपको इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन करना कैसे है, आपको नॉर्मल आपको ये देखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते रहना, इधर क्वांटिटी लिख लेना और इधर रुपीस लिख लेना, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए यार, मार्कर में दिक्कत नहीं है और कोई नहीं है क्या, 1 सेकंड रुकिए सच। तो देखिए, तो इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, सिंपल क्वांटिटी लिख देना, एक तरफ रुपीस लिखना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि उसने देखा कि कितनी क्वांटिटी, तो आप देखो पहली लाइन में लिख रखा है कि 6 चीजें खरीदी हैं, उसने कितने रुपए में, 5 रुपए में, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, तो आप क्या देखोगे, 6 चीजें उसने 5 रुपए में खरीदी, तो खरीदने वाला मूल्य है तो यहाँ पे रख देंगे CP, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो हम आगे गए तो आगे कह रहा है बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब उसने कितने में कितनी बेची हैं, उसने बेची हैं 5 6 रुपए में, तो 5 बेची हैं कितने रुपए में, 6 रुपए में, ठीक है। सिंपल पहली वाली लाइन में कह रहा है कि 6 चीज़ें 5 रुपए में खरीदी हैं, तो CP के सामने लिख दिया CP, फिर वो बेचने पर आ गया, और जब वो बेचने लगा तो उसने क्या करा है, 5 चीज़ें 6 रुपये के हिसाब से बेची हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आप कभी 6 चीज़ें 5 रुपये में खरीद रहे हो, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ कितने में खरीदी होगी, एक वस्तु, तो आप देखोगे यार 6 क्वांटिटी मैंने 5 रुपये में खरीदी है, तो एक क्वांटिटी कितने में खरीदोगे भाई, ये 6 नीचे चलेगा 5/6 रुपये में, तो एक वस्तु का मूल्य आ गया यहाँ पर कि भाई एक आर्टिकल आपने 5/6 रुपये में खरीदा होगा। और जब आप बेचने लगे तो आपने देखा अगर 5 आपने 6 में बेचे होंगे तो एक कितने में बेचा होगा, 6/5 में। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि एक आर्टिकल इतने में खरीदा गया है, तो एक आर्टिकल कितने बेचा गया है, इतने रुपए में बेचा गया है। निकाल तो मैं यहाँ से भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत सकता हूँ भाई, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये रहा मेरा सेलिंग प्राइस एक एक वस्तु का, तो आराम से निकाल सकता हूँ। बट इस तरह से जब हम सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शंस में जब वैल्यूज़ को हम सोल्व करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, टफ। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपल सा ये देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि हम एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू क्या होगी, 6 और 5 का LCM। तो मैंने जब 6 और 5 का LCM लिया तो कितना आ गया, 30, या कोई भी ऐसी संख्या मानना जो 6 और 5 से पूरी तरह कट जाए, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें ये 6 और 5 नीचे से ख़त्म करना है। अब मैंने यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ कितने करूँगा, यहाँ भी 30 की। क्यों, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जितनी वस्तुएं खरीदता है उतनी वस्तुएं वो आगे किसी को बेच भी रहा है। और वैसे भी जब तक आप, भाई जितनी मैं खरीद रहा हूँ और उतनी ही जब तक मैं बेच नहीं दूंगा, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। भाई मैं 30 खरीद कर लाया और 10 बेची हैं, तो मुझे कैसे पता लग जाए कि मुझे फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करा, जितनी खरीदी थी उतनी ही क्या करी, बेच दी। मैंने देखा जब मैंने खरीदा इतने रुपए के हिसाब से, जब 30 चीज़ें अगर मैंने खरीदी होती तो मेरी जेब में कितने रुपए आए, 25 रुपये, सॉरी मेरी जेब से कितने रुपए गए, 25 रुपये।
और जब इतने रुपए के हिसाब से मैंने 30 चीज़ें बेची तो मेरी जेब में कितने रुपए आ गए, 36 रुपये। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि 25 रुपये मेरी जेब से जाते हैं और 36 रुपये मैं कमा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे 11 रुपये का क्या हो जाता है, फ़ायदा। तो 25 रुपये की खरीद है, CP हो गया 25 रुपये और उस पर 11 रुपये का प्रॉफिट, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो 25 से 4 पर कट गया, कितना गया, 44%, 44%। और यह क्या गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। भाई देखो टफ नहीं बनाया है, ये आपको लग रहा है, ठीक है, आप इसको सोच रहे हो कि ये इतना टफ कर दिया, बट जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी तो आपको पता लगेगा ये इसी तरह से होना सही रहेगा। बस ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया है। अगर आप साफ साफ देख सकते हो 6 चीज़ें 5 रुपये में खरीदी हैं तो एक 5/6 में और बेची कितने में, 6/5 में। बस उसके बाद फिर नीचे वाली चीज़ों को ख़त्म करा है, उसका फ़ायदा मैं बताऊँ कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, अभी आपको पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अभी तो ये दो वाले हैं, एक बार खरीद रहा है और एक बार बेच रहा है। जब कंडीशन ये आ जाएगी ना कि 2 बार खरीदेगा और तीसरी बार बेचेगा, जो उस कंडीशन में जो मैंने सबसे मेथड पहला बताया था ना, यूं मल्टीप्लाई करके, वहां पर दिक्कत आपके साथ बनने वाली है। तो आप दूसरा क्वेश्चन जल्दी से इस तरीके से ही करना है, इस तरीके से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आगे, ठीक है। तो इसी तरह से करना है। तो अगले क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन पर आइए जल्दी से क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से देखिए एक बार क्या करा है। एक सेकंड रुकिए आप जब तक करें। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है। तो मैंने क्या कहा था, जितनी वस्तुएं खरीदता है वो यहाँ नीचे रख देंगे क्वांटिटी के। तो क्या करा है कि 11 नींबू खरीदे हैं, कितने रुपए हैं, 10 रुपए में। और फिर जब बेचने का टाइम आया तो 10 नींबू बेच दिए, कितने रुपए में, 11 रुपए में। जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये तो क्वेश्चन लिखा भी हमने। अगर मैं 11 चीज़ 10 रुपये में खरीदता हूँ तो एक चीज़ कितने में खरीदता हूँ, 10/11। और जब बेचने लगा तो मैं एक चीज़ कितने बेचूँगा, 11/10। कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हमने कर नहीं दी। अब आप देखोगे यार कि अगर इस तरह से सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी और कैलकुलेशन टफ बन जाएगी। तो मेरी इच्छा होगी कि मैं 11 और 10 को ख़त्म कर दूं। और मैं इन्हें कैसे ख़त्म कर सकता हूं, एक ऐसी वैल्यू लेकर जो 11 और 10 से पूरी तरह कट जाए, और वो क्या आएगा मेरा, 110। अब मैंने मान लिया कि अगर मैं 110 चीज़ें खरीदता हूँ इतने रुपये के हिसाब से, और क्वेश्चन जब तक इतनी ही वस्तुएं बेच नहीं देगा उसको नहीं पता लगेगा कि उसको सच्ची में लाभ हो रहा है हानि। तो 110 खरीदी तो बेचेगा भी कितनी, 110। जब वो खरीद रहा था 110 चीज़ें तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 100 रुपये। और जब वो बेचने लगा 110 चीज़ें तो उसकी जेब में कितने रुपए आ गए, 121 रुपये। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि अगले ने 100 रुपये खर्च करके 121 रुपये कमा लिए हैं। कितने का फ़ायदा हो गया, 21 रुपये का। और 100 रुपये पर अगर 21 रुपये का फ़ायदा होगा तो प्रतिशत में गुणा कर दिया 100, कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा, 21%। ये हमारा आंसर आ गया। अभी आप कह रहे होगे सर कि पिछले वाला तरीका ही ज़्यादा बेटर था, डायरेक्ट इसको इससे डायरेक्ट इसको इससे कर लेते और ज़्यादा आसानी हो रही थी। बट अब क्वेश्चन जैसे ही चेंज हो जाता है क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार कि लेवल अब वो नहीं रह गया, अब चीज़ें वो खुद ही बदल के दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, पानी देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है इस बार, तो इस बार उसने क्या कहा, पहले 10 रुपये में 11 खरीदी, फिर क्या करा, फिर 10 रुपये में 9 खरीदी हैं। इस बार 2 बार खरीदी हैं। अभी तक क्या हो रहा था, एक बार खरीदता था अगला, एक बार अगली बार तो बेच देता था। पर इस बार क्या करा है कि कहीं गया, कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 9 के 11 के हिसाब से खरीद ली, फिर आगे गया तो फिर 10 रुपये में 9 के हिसाब से और खरीद लिया अगले ने, ठीक है। फिर जब पूरा सिस्टम उसने मिक्स करके और बेच दिया कितने में, 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेच दिया। अब ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो पहली वही क्वांटिटी और यहाँ पर रुपीस, ये क्या दे रखा था हमारा, CP। हम देखते हैं कि पहले कितने में कितनी खरीदी। तो 11 चीज़ें पहले 10 रुपये में खरीदी हैं, फिर आगे गए तो आगे पता लगा फिर से खरीदी हैं, कैसे, फिर 9 चीज़ें खरीद ली हैं 10 रुपये में। भाई इच्छा हो जाती है। अब जब आगे गया
तो आगे दे रखा उसने बेचने वाला मूल्य है कि 1 रुपये में 1 के हिसाब से उसने बेच दी। अब इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा बहुत गलती करता है। गलती कहाँ पे करेगा? सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनना, कहाँ पे करेगा? अगर मैं 11 चीज़ें 10 रुपये में खरीदता हूँ तो एक चीज़ कितने में खरीदूंगा? तो आपको सर 10/11 में। यहाँ पर एक चीज़ 10/9 में खरीदी होगी और यहाँ 1/1। अगर यहाँ पे 2, 3 कुछ होता तो वो नीचे आया था, पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का 1 ही आ गया। ठीक है, और 1 सेकंड रुकिए। सच तो क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या करा आपका? तो आपने देखा कि पहला लोट भाई निकल गया, तो इतने रुपए के हिसाब से उसने कुछ खरीदी और इतने रुपए के हिसाब से कुछ और खरीदी और ओवरऑल उसने इस रेट के हिसाब से बेच दी। अब आप देखोगे क्या, अगर जब एलसीएम लोगे तो किस किस का लोगे? यहाँ पे तो 1 है तो होना ना होना बराबर है, बट फिर भी 1, 9 और 11 इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो आप करोगे क्या कि भाई पहले उसने इतनी खरीदी, पर जब अगली लाइन में जब पहुँचोगे तो अगली लाइन में भी क्या लिखा हुआ है कि जितनी पहले खरीदी हैं उतनी ही और आगे भी खरीदी हैं। तो पहले इतनी खरीदी हैं तो आगे और कितनी खरीदी हैं? आगे भी इतनी खरीदी हैं। अब जब वो घर पहुंचा होगा तो उसने इतनी इतने रुपए के हिसाब से खरीदी, इतनी और खरीद ली इतने के हिसाब से, तो बेचेगा कितनी? तो आप साफ साफ देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितनी खरीदता है उतनी ही उसे हमेशा क्या करनी पड़ेगी? बेचनी पड़ेगी। अगर उसे 99 और 99 टोटल 198 टॉफ़ी खरीदी हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी खरीदी है? 198। तो जब तक वो 198 बेच नहीं लेगा उसे पता नहीं लग सकता कि उसे लाभ हो रहा है या हानि। तो उसे बेचनी भी कितनी पड़ेंगी? उसे बेचनी भी 198 ही पड़ेंगी। बस बच्चा यहाँ पर गलती करता है, यहाँ पर भी वो 99 लिख देता है और उसका आंसर क्या आ जाता है? गलत। इस बात में किसी बच्चे को डाउट तो बताइए। अब आप क्या देखोगे कि इतने रुपए के हिसाब से जब उसने पहला 99 टॉफियों का लोड खरीदा होगा तो उसके जेब से 90 रुपये गए। जब वो आगे आया तो उसकी जेब से 110 रुपये और खर्च हो गए। ठीक है, तो मैंने देखा कि 200 रुपये तो अगला खर्च कर चुका है खरीदने पर ही, पर जब बेचने की बारी आती है तो उसने इतने रुपए के हिसाब से जब इतनी बेची तो उसकी जेब में कितने रुपए आए? 198। तो यहाँ तो देखते ही पता लग रहा है कि अगले को घाटा हो गया। और कितने का घाटा हो रहा है? तो उसे घाटा हो रहा है 2 का। तो आप देख सकते हो कि अगला 200 रुपये खर्च करके इन द एंड 2 रुपये का उसे घाटा ही हो रहा है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि उसे फ़ायदा मतलब लॉस परसेंट हो रहा है कि प्रॉफिट परसेंट? तो आप कहोगे लॉस परसेंट। और कैसे निकालोगे? जितने रुपए उसने खर्च करे हैं, मतलब खरीदने वाला मूल्य क्या है उसका? भाई 200 रुपये खर्च करा है उसने खरीदते टाइम, तो वो नीचे और उस पर 2 का घाटा प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो 0 से 0, 2 से 2 कट गया, कितने प्रतिशत का? 1% का लॉस। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस बात में किस बच्चे को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई 198 कैसे आया? फिर से देख लो एक बार, आप समझ जाओगे। ठीक है, आप इधर देखो यार, ये 198 कैसे आया? फिर से समझते हैं। देखिए, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुको। हमने क्या करा था? इसका और इसका एलसीएम लिया था। कितना आ गया था? इसका 99 और इसका भी 99। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पर 198 की मल्टीप्लाई क्यों करी? आपने क्या करा? किसी दुकान पे गए, इतनी वस्तुएं खरीदी, फिर आगे जाकर आपने इतनी वस्तुएं और ख़रीद ली। जब घर पहुँचे आपसे पूछा गया आप कितनी टॉफ़ियाँ खरीद कर लाए, तो आप यही तो कहोगे कि मैं 198 टॉफ़ी खरीद के लाया हूँ, 99 और 99। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ टॉफ़ियाँ इतने रुपए में खरीदी हैं और कुछ टॉफ़ियाँ इतने रुपए के हिसाब से खरीदी हैं, मतलब 99 पहले खरीदी थी, 99 और ख़रीद ली। तो जब तक आप टोटल 99 और 99 198 टॉफ़ी नहीं बेचोगे, आपको पता ही नहीं लग सकता कभी भी लाइफ में कि आपको सच्ची में प्रॉफिट कितने का हो रहा है या जो भी लॉस है वो कितने का हो रहा है। इसीलिए जब बेचते टाइम देखेंगे टोटल कितनी बेची खरीदी गई है तो उतनी ही टोटल हम बेचेंगे, इसलिए यहाँ पर 198 की मल्टीप्लाई करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सर होमवर्क के लिए दे दीजिए और इससे अगला क्वेश्चन ला दीजिए।
तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आप समझ पाओगे क्यों हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आप देखोगे यार ये तो अभी अभी हमने करा था, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो बहुत चीज़ें अलग पूछी हैं। तो आप क्वेश्चन देखोगे जब, तो क्वेश्चन में आप क्या देखोगे कि 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी और सीपी के नीचे सीपी। तो क्या क्या रहा है 11 नींबू, तो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी कितने में खरीदता है 10 रुपये में। और जब बेचने की बारी आई तो बेचते टाइम वो क्या कर रहा है, कितने बेच रहा है 10 बेच रहा है, कितने रुपए में 11 रुपये में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 11 चीज़ें 10 रुपये में खरीद कर ला रहे हो तो एक वस्तु कितने ही खरीदते होगे, तो आप कहोगे सर मैं एक वस्तु 10/11 रुपये में खरीदूंगा। और अगर इस हिसाब से अगर आप बेच रहे हो कि 10 वस्तुएं आपने 11 रुपये में बेच दी तो एक वस्तु कितने में बेचोगे 11/10 रुपये में बेचोगे। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि इतने रुपए में वह खरीद रहा है, 10/11 रुपये के हिसाब से वो खरीदता है एक वस्तु और 11/10 रुपये के हिसाब से एक वस्तु बेच देता है। तो हम क्या करते थे हर बार कि भाई इस तरह से कैलकुलेशन करने पर दिक्कत होती थी, तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते थे। क्यों लेते थे, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए होती थी जो 11 और 10 से पूरी तरह कट जाए, ऐसी तो संख्या ढूंढते थे। तो वो कितना आ जाए 11 और 10 का एलसीएम 110। और हम क्या मान लेते थे कि हमने इतने रुपए के हिसाब से इतनी वस्तुएं खरीद ली। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने 110 वस्तुएं खरीदी हूँ इतने रुपए के हिसाब से, और बेचते टाइम क्या करा, बेचते टाइम भी मैं 110 ही बेचूंगा। क्यों, क्योंकि जब तक मैं 110 नहीं बेच लूँगा मुझे नहीं पता लग सकता कि मुझे लाभ हो रहा है या हानि। तो बेचते टाइम भी मैंने इतने रुपए के हिसाब से 110 बेच दी। मैंने देखा यार, मैंने यहाँ से यहाँ काटा तो मुझे पता लगा मेरी जेब से 100 रुपये खर्च हुए होंगे। उस वक्त मेरी जेब में 11 में गुणा कितने रुपए आ गए होंगे 121 रुपये। तो आप क्या देखोगे, जब 110 वस्तुएं खरीदकर उसने 110 वस्तुएं बेची उस वक्त उसे 21 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 21 रुपये का नहीं, उसे 42 रुपीज़ का फ़ायदा होता है, 42 रुपये का फ़ायदा होता है। तो हमने देखा जो वास्तविक प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 21 का ना होकर 42, इससे कितने टाइम ज़्यादा है 2 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो टोटल वस्तुएं खरीदी होंगी वो भी 110 ना होकर उससे 2 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी 220 वस्तुएं। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। अब आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, ठीक है। तो जल्दी से करिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो अब हर बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना है। इसी तरीके से उस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में क्या, जब भी बहुत समय से लंबे टाइम से 5 से 7 साल से किसी भी एग्जाम को उठाकर देखना, मैक्सिमम टाइम आप इस तरह का क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। बस ये है कि अब चेंजेस हो गए हैं भाई, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस में चेंज आना तो बनता ही है, नहीं तो क्या होगा हर बच्चा पूरे नंबर ले आएगा। बट हाँ, जो उस चेंजेस के साथ अपने बदलाव लाता रहेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं बट लैंग्वेज में जैसी वो बदलाव ला रहा है उसी तरह से अगर आपको पता लगता रहे अच्छा चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं तो आप और उससे बहुत बेहतर हो जाओगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ कि आप सब कम से कम कुछ नहीं तो बेस्ट, और किसी और से नहीं तो मुझसे ही बेस्ट बन जाओ, ठीक है। इसी तरीके से बस मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना चाहता हूँ और प्लीज़ इतनी तरह से मेहनत करो कि आप सबसे ज़्यादा नंबर लेके आओ, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से, तो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी और सीपी के नीचे सीपी, कह रहा है कि 34 रुपये में 8 खरीदी हैं। उसके बाद आगे गया तो आगे कह रहा है कि उसने बेच दी 57 रुपये में 12, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, अगर 8 चीज़ें 34 रुपये में खरीदी होंगी तो एक चीज़ कितने में खरीदेगा, तो एक वस्तु खरीदेगा 34/8 रुपये में। और जब बेचने वाला टाइम आया तो उसने एक चीज़ कितने में बेच दी
एक चीज़ इतने रुपए में बेच दी। अब हम क्या देखेंगे कि यार हमें 8 और 12 को नीचे से ख़त्म करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, 8 और 12 का एलसीएम ले लोगे, और 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2। आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को आपस में काट भी सकते हो और इन दोनों को आपस में काट लो, जो रेशियो आएगी उसके हिसाब से काम कर लो, जब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। या फिर अगर आप रेशियो के हिसाब से काम नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, 12 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 24। अगर 24 वस्तुएं मैंने मान ली कि अगर उसने इतने रुपए के हिसाब से 24 चीज़ें खरीदी होती और जब बेचने का टाइम आया तो उसने क्या करा, इतने रुपए के हिसाब से 24 बेच दी, तो मैंने देखा कि उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए। जब भाई 24 वस्तुएं खरीदी तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 3 4 जा 12 और 3 3 9 और 10, 102 रुपये। और जब वो बेचने लगा इतने रुपए के हिसाब से इतनी ही वस्तुएं, तो उसकी जेब में कितने रुपए आ गए, 114। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, उसने वस्तुएं कितनी खरीदी थी, 24, और बेची कितनी, 24। उस डाटा के हिसाब से जब वो 24 वस्तुएं खरीदता, उस डाटा के हिसाब से उसे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 12 रुपये का। पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसे जो प्रॉफिट है वो 12 का नहीं है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, कहाँ गया प्रॉफिट, उसे 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने हो रहा है, 45, ठीक तो है, हाँ, उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 45 रुपीज़ का। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब उसने 24 वस्तुएं खरीदी तो उसे 12 का लाभ हो रहा था, ठीक है, मतलब जितने का लाभ हो रहा है उससे दोगुनी वस्तु खरीदता है। तो इसका मतलब अगर उसे 45 का लाभ हो रहा है तो उससे दोगुनी कितनी वस्तु खरीद रहा होगा, 90। या फिर इस तरह से ना समझ पाओ तो पूरे वैसे कर सकते हो कि 12 से ऐसा क्या गुणा करो 45 आ जाए, तो आपको 45/12। तो इसी तरीके से आप 24 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करोगे, 45/12, और 12 से जब इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि एक्चुअल में जो टोटल वस्तुएं खरीदी गई होंगी वो कितनी रही होंगी, 90। किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत आसान सा, इजी सा, बट क्या चक्कर है कि ये क्वेश्चन एक दो बार जब बच्चों ने मुझसे पूछा है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ना लैंग्वेज और क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट क्वेश्चन देखने से ऐसा लगता है पता नहीं कितना टफ है। तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 40 रुपये में 12 चीज़ें खरीदी। पढ़ सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपये में 12 खरीदी हैं और जब बेचने का वक्त आया तो उसने 30 रुपये में 12 क्यों, 1 दर्जन लिखो। 40 में 1 दर्जन खरीदता है और 30 में 1 दर्जन बेच देता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि अगले को फ़ायदा हो रहा है घाटा। आपने 40 रुपये के 1 दर्जन खरीद कर लाए और जब बेचने का टाइम है उस वक्त 30 रुपये खर्च करके उन्हीं 1 दर्जन को बेच दिया। तो आप साफ साफ देखोगे कि आपको 10 रुपये का क्या हो गया, घाटा। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगले को जो घाटा है 10 रुपये का नहीं हो रहा, कितने रुपये का हो रहा है, उसे जो घाटा है 480 रुपये का हो रहा है। इससे कितने गुना आया था, 48 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी प्रकार उसने जो वस्तुएं जो खरीदी वो 1 दर्जन ना होकर उससे 48 गुना ज़्यादा 48 दर्जन खरीदी होंगी। या उसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और एक बात और यार, दो कितने 1,000 बच्चे हो आप, है ना, इतने प्यारे प्यारे सारे भाइयों, यार कम से कम 2,000 लाइक तो पहुंचा दो। 1.3 चल रहे हैं, नहीं तो 2,000 लाइक तो पहुंचा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया सर आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, बट एक बार बस कुछ नहीं तो इतनी तो आंखों में चमक पहुंचा दिया करो मेरी कि 1.3 पे रोक रखे हैं तुमने, तो जल्दी से करो यार। 2000 लाइक 2000 तो चलने ही चाहिए जितने आप सारे बैठे हो। तो अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है। तो 500 रुपये के 100 संतरे की दर का मतलब क्या है, खरीदे उसने 700 ही हैं, पर इस लाइन का मतलब समझना। इस लाइन पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, कहाँ दिक्कत मानता है। कह रहा है 700 खरीदे हैं,
ठीक है भाई, खरीद लिए, ये क्वांटिटी है। पर जिस रेट से खरीदे हैं वो रेट क्या दे रखा है, वो रेट दे रखा है कि वो इस रेट में खरीद रहा है कि अगर वो 500 खरीदता, अगर वो 100 खरीदता तो 500 रुपये में खरीद सकता था। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 500 रुपये खर्च करके 100 खरीद सकता हूँ, भाई आपको मैंने 500 रुपये दिए, आप 100, जैसे मैं कहूँ कि 500 रुपये ले जाओ, और आप 500 रुपये ले गए और 100 पेंसिल लेकर आ गए, तो आप क्या कहोगे कि आपने एक पेंसिल कितने में खरीदी, 5 रुपये में। तो आप या फिर इन्हें हटा लो, आपको यहाँ से पता लगेगा कि उसने जो भी वस्तुएं खरीदी हैं, जो ये 700 आर्टिकल खरीदे हैं, उसमें हर एक आर्टिकल का जो रेट रहा होगा वो 5 रुपये रहा होगा। तो आप इस 700 के साथ अगर 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं उसने इस वाले लॉट पर, जो पहला जो 700 वस्तुओं का आर्टिकल्स का लॉट है, उस पर 3500 रुपये खर्च किए होंगे। इस बात में किसी बच्चे को अगर डाउट है तो दोबारा समझो, खरीदी 700 ही है, पर जिस रेट से खरीदी है वो रेट है कितना, वो रेट है कि वो 500 रुपये अगर खर्च करता, सिर्फ 500 रुपये, तो वो 100 चीज़ें खरीद सकता था। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि एक चीज़ कहीं ना कहीं उसे 5 रुपये की पड़ रही होगी। अगर एक चीज़ 5 रुपये की पड़ती है तो ये 700 चीज़ उसने 3500 में खरीदी होंगी। फिर वो आगे गया तो आगे फिर से उसने खरीद ली, और उस टाइम खरीदते वक्त इस बार उसने 500 खरीदी हैं, पर रेट क्या है, इस बार वो कह रहा है कि इस बार वो 700 खरीदता है 100 रुपये में। जिस रेट से अब खरीदी हैं, अब वो 700 रुपये में 100 खरीद रहा है, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, अगर वो 700 रुपये खर्च करके 100 चीज़ें खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं उसने जो ये वाला लॉट है वो ऐसा खरीदा है जिसमें एक आर्टिकल का प्राइस 7 रुपये पड़ेगा। पहले 5 रुपये के हिसाब से खरीदा, अब 7 रुपये के हिसाब से, तो अब भी उसने कितने रुपये खर्च करे, तो अब फिर से उसने 3500 रुपये खर्च करे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने टोटल वस्तुएं जो खरीदी हैं वो कितनी खरीद ली, तो 700 और 500 कितनी खरीद ली, 1200। खरीदी कितने रुपए में, 3500 और 3500 7000 रुपये हैं। अब अगर आपने 7000 रुपये खर्च करे और 7000 रुपये खर्च करने के बाद 1200 खरीदे, और जब 1200 वस्तुओं को बेचने का टाइम आया तो आपने बेच दिया कितने रुपए में, 8400, 8400 रुपये में बेच दिया, तो आप साफ साफ देखोगे आपकी जेब से इतने रुपए गए और जेब में आ इतने रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है घाटा, यार साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कितने रुपए का, 1400 रुपये का। और हमें ये भी पता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, तो भाई जितने में वस्तु खरीदी गई है, कितने में खरीदी गई हैं, 7000 रुपये में। कॉस्ट प्राइस हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, और ऊपर क्या आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा, और लॉस हो रहा है तो भी ऊपर। बट यहाँ तो कंडीशन है प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट कितना आ गया ऊपर, और प्रॉफिट अगर ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगी हमारे प्रॉफिट परसेंट। जितना कट सकता है काट दो, प्रतिशत के लिए गुणा में पहले 100 लिख दो, तो 1 2 1 2 3 से 3 कट गया। तो अगर आगे काटेंगे कोई दिक्कत होगी, एक सेकंड रुकना, कोई दिक्कत हुई है क्या, ये 0 सही तो है यार, 7000 ही तो था, अरे यार ठीक है ठीक है। अगर आप इसे काटोगे तो आप इसने काट दिया, 14 से कितना हो जाएगा, 70, 520 100, हाँ सही तो था यार। तो क्या आ जाएगा आपका 20% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चों को डाउट, किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए जल्दी से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो सर जल्दी से लगा दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा, अब होता क्या है बच्चे दिमाग में ना, ये वाला क्वेश्चन देखते बच्चा क्या करेगा, छूटता ही। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप सबके दिमाग में क्या बुद्धि चलेगी। आप क्या करोगे, मैक्सिमम बच्चों की बता रहा हूँ, सभी नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुका है, तो क्या होता है कि वो गलतियाँ नहीं करते। बट शुरुआत में अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्या करेगा, वो देखिएगा 33 लिखा है, उसको यही सिखाया होता है क्लासेस में, और 11 को ऊपर लिख दो और इन दोनों काट दो और 1/3
और 33 सही 1/3% आंसर। उनको ये सिखा दिया जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारे को बिल्कुल सही सही बात सिखाई और आंसर भी आ जाता है। बट जब तक ये क्वेश्चन है तब तक आंसर आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन इसकी जगह इससे अगले वाला होता, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन ये ना होकर ये वाला होता तो भी इसका आंसर ये आना चाहिए था क्या? नहीं आएगा। अगर आप जैसे ही क्वेश्चन को बदल देते हो, जब तक वो वाला क्वेश्चन था तो ये आंसर था। अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो यार क्वेश्चन तो सेम है, सर ने ऐसा करा क्या कि सर यूँ कह रहे हैं कि अब आंसर ये नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं कि कैसी कैसी कंडीशंस चेंज होने पर आंसर में बदलाव आ सकता है। तो सर एक बार पिछला क्वेश्चन लगा दीजिए और जिस बात को मैं समझाऊंगा उस बात पर ध्यान देना है। तो आप क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है। लगा दिया सर? तो देखिए, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा एक बात पर आपको ध्यान रखना है। किस बात पर? जितने मीटर कपड़ा बेच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद दिक्कत आती है। दो इन क्वेश्चनों में वो क्या कहेगा कि इतने मीटर कपड़े को खरीद रहा है या इतने मीटर कपड़े को बेच रहा है, पर उसके बाद एक लाइन जो उसने आगे लिखी है कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस। किसके बराबर लाभ कमा रहा है? क्रय मूल्य के बराबर, इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बस इस लाइन का बहुत बड़ा अपने आप में रोल होता है। अब रोल क्या समझना है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में हो क्या रखा है, इसका मतलब तो बाद में आएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी लाभ या हानि, अभी तो इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, वो जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर है या फिर विक्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है प्रॉफिट हो रहा है जो, या फिर सेलिंग प्राइस के बराबर है जो प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा तो जितनी भी वो वस्तुएं खरीदता है या बेचता है हमेशा वो हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगा जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस के। तो इसके अंदर जो जितनी भी वस्तुएं बेच रहा है, कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 33, वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी? हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा कि अगर इसके अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के। तो उस वक्त उस कंडीशन में जितनी भी वस्तुएं वो बेच रहा है, कितनी बेच रहा है? 33, वो सभी कॉस्ट प्राइस बन जाएंगी। अगर यही इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट है वो सीपी की बराबर ना होकर एसपी के बराबर होता तो उस कंडीशन में वो जितनी भी वस्तुएं बेच रहा होता वो सभी की सभी एसपी बन जाती। बट अभी सीपी के बराबर ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम क्या देखेंगे कि जितनी वस्तुएं बेचेगा वो बन गई सीपी। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कि 11 के बराबर प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 11। और हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने में खरीदी गई, तो वो भी दे रखा है कितने में खरीदी है? 33 में। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये पता होना चाहिए कि कितने का हमें फ़ायदा हो रहा है या हानि हो रही है, तो फ़ायदा कितने हो रहा है? 11 का। तो यहाँ तो हमें सब कुछ पता था, तो हमने जब काटा तो ये हो गया 1/3 और प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। पर जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ बच्चों का ये डाउट है, तो पिछले क्वेश्चन में चलो उस क्वेश्चन को बाद में ले लें। 8400 कहाँ से आया है? कुछ बच्चों का ये डाउट है कि 8400 कहाँ से आ गया है। तो ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे कि अगर किसी बच्चे को ये डाउट रह गया है कि वो 8400 कहाँ से आया तो उसे एक बार समझ लेंगे। ठीक है, अभी तो इन क्वेश्चनों को खत्म कर लेते हैं, नहीं तो अब ये सीरीज में भी दिक्कत आ जाएगी। अभी इस पर फोकस करो, ठीक है, फिर उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए और बहुत ध्यान से करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने जब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि इस बार जो है वो कितने मीटर, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। इस बार जो कपड़ा बेचा जा रहा है अभी भी 33 मीटर ही बेचा जा रहा है, पर जब हमने एक लाइन ये वाली पढ़ी कि जो उसे लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के, सॉरी जो उसे लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के, विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त होता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस उससे मतलब नहीं है, अगर वो जो लाभ या हानि जो भी हो रही है अगर वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगी तो जितनी भी हम वस्तुएं बेचते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस बन जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम कितनी बेच रहे हैं, 33, तो वो बन गई हमारी सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 का। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या अभी भी हम यही करेंगे कि भाई 33 पर 11 का प्रॉफिट और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, क्या अभी भी यही करेंगे, नहीं, अब हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहली बात जब भी हम लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकालते हैं हमेशा हम किस पर निकाल सकते हैं, सीपी पर। और जब आप क्वेश्चन चेक करोगे तो यहाँ कहीं सीपी लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर हमें सीपी नहीं पता तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी मतलब खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य। तो मैंने क्या करा, सीपी निकाला। अब सबसे आपसे मैंने पूछा कि सीपी क्या हो सकता है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सीपी सर 44 होगा और कुछ ने कहा होगा सीपी हो सकता है 22। यही आपके दिमाग में बात आई होगी कि भाई कुछ ने तो 44 सीपी निकाल लिया और कुछ ने 22। पर अब अगर आप इस बात को इस तरह से समझो, अगर मैं कहूँ कि मैंने भाई 44 रुपीज़ की कोई वस्तु खरीदी और उस पर मुझे 11 रुपये का फ़ायदा भी मिल रहा है, तो मैं उसे कितने बेचूंगा, तो उसे मैं 55 में बेचूंगा। तो इसका मतलब 44 तो कंडीशन सही बिठा ही नहीं रहा, बेच तो मैं 33 में रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 22 की खरीदता हूँ और मुझे 11 का फ़ायदा होता है तो मैं पक्का उसे 33 रुपये में बेच रहा हूँ। भाई 22 की खरीदी मैंने, 11 रुपये बीच में प्रॉफिट भी कमा लिया, तो 22 और 11 कितने बेचूंगा, 33 में। तो हाँ 100% इस 22 की वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर उस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा होगा, 22 में। और जैसे ही मुझे कॉस्ट प्राइस पता लगा अब मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो मैंने देखा मैंने कितने में खरीदी है वो वस्तु, मैंने खरीदी 22 में। उस पर फ़ायदा हो रहा है घाटा, तो आप देखो 11 का प्रॉफिट और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। जब 11 से काटोगे तो 2 पर और 2 से काटोगे तो कितने बजाइए, 50 पर। तो 50% हमारा क्या गया आंसर। किसी बच्चे को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को डाउट। हाँ भाई जल्दी से बताएं, कोई डाउट। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का आंसर 25 आ रहा है वो गलत है, ठीक है, तो ध्यान से सुन ले। आंसर क्या होगा, 50%, ठीक है। तो सर एक बार अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इससे क्या कह रहा है। और मैं चाहता हूँ अगला क्वेश्चन हर किसी का सही होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि उसमें 8400 कहाँ से आया, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में, 17वें क्वेश्चन में। वो जल्दी में एकदम स्किप हो गया यार, मुझे भी लग रहा है कि वो वहाँ पे मैंने तुम्हारे मतलब डायरेक्ट ही लिख दिया शायद। तो अगले क्वेश्चन पर जब आते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी भी जो उसे हानि हो रही है पर इस बार, और हानि किसके बराबर हो रही है, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस अगर लिखा आ गया कि भाई विक्रय मूल्य के बराबर लिखा आ गया इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब जितनी वस्तुएं बेच रहा है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। और बेच कितनी रहा है, 33, तो अभी भी 33 बेच रहा है, पर इस बार प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है कितने का, 11 का। तो हमें पता है कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंट निकालनी है उसके लिए हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि वस्तु खरीदी कितने में गई है। यहाँ पर हमें कहीं दिख रहा है सीपी, नहीं दिखा। तो आपने क्या करा, सीपी इस कंडीशन के हिसाब से जब देखा तो 44 बन जाएगा। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं, 44 क्यों बनेगा। बस अब क्या करना है भाई, जितने में खरीदते हैं वो नीचे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे क्या रख देते हैं ऊपर। अगर लॉस
हो रहा है तो लॉस रख दें, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब काटेंगे तो ये 4 से, और 4 से कितने में आएगा 25 से, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए। कोई डाउट जल्दी से बताएं। देखो यार आप ऐसे समझो, ठीक है, अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं 44 कहाँ से आया। तो आप एक बात बताइए, इसे दो तरीकों से समझो। सबसे पहली बात तो अभी एक बात समझाई थी जब मैं क्लास शुरुआत से करा रहा था कि अगर हम सीपी से एसपी पर जाते हैं, खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाले मूल्य पर, तो क्या होता है, बिल्कुल जैसे अगर फ़ायदा है तो जुड़ जाए और घाटा है तो घट जाएगा। बट अगर एसपी से हम सीपी पर आएंगे तो हमेशा उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना बना देंगे 44। और तब भी अगर आपको ये बातें ना समझ आएँ तो आप हमेशा करना क्या, फिर क्या रहता है, फिर वही लास्ट ऑप्शन कि खुद चेक करो। कि मैं कहूँ कि मैंने अगर, यार कुछ बच्चों को यहाँ पे 22 भी आ रहा होगा, अब आप खुद चेक कर लो ना यार। अगर 22 रुपये में अगर आप खरीदते हो, कोई वस्तु खरीदी और 11 रुपये का आप उसमें घाटा भी ले लो। मैं 22 रुपये की एक साइकिल खरीद कर लाया और बेच रहा हूँ तो 11 रुपये के घाटे में, तो कितने बेच दूंगा, 11 रुपये में तो बेचूंगा, पर यहाँ तो 33 में बेच रहा हूँ। इसका मतलब पक्का मैं 22 में तो लाया ही नहीं हूँ, क्योंकि 11 और 33 तो ये बिल्कुल सही है। फिर मैं 44 से देख लेता हूँ, 44 पर अगर मुझे 11 का घाटा है तो हाँ अब 33 में बेच रहा हूँ, ये कंडीशन सही है। तो पक्का यहाँ से पता लग रहा है कि वो वस्तु मैंने पक्का 44 रुपये में खरीदी होगी। इस बात में किसी बच्चों डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो जब अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने, मोहन ने 32,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी। यही क्वेश्चन है ना सर, चेक करना एक बार। मोहन ने 32,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने 32,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदी और उन्हें 4 डाइनिंग टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4। मैंने क्या कहा था, अगर जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो जितनी भी वस्तुएं खरीदेगा या फिर जितनी भी बेचेगा वो हमेशा उसका क्या बन जाएगा, जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस के बराबर इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो पक्का अगर उसने 20 अगर उसने डाइनिंग टेबल खरीदी हैं तो वो 20 उसकी क्या बन जाएंगी, सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ आ गई। अब उसके बाद उसे कितने के बराबर घाटा हो रहा है, 4 के बराबर, तो लॉस हो जाएगा उसे, लाभ हो रहा है सॉरी उसे, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसे किसके बराबर, 4 के बराबर। और अगर आप सीपी निकालना चाहो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में कोई वस्तु खरीदी गई है, तो आप साफ साफ देख पाओगे। मैंने क्या कहा था, अगर एसपी से सीपी पर आ रहे हो तो उल्टे चलेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसे इसमें से घटाएंगे 16। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप 16 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हो तो उसे 20 रुपये में बेच रहे होंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप 16 में नहीं खरीद रहे, आप कितने में खरीद रहे हो, 32,000 रुपये में। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 2000 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से जब आप बेचने लगोगे तो आप सभी वस्तुओं को इससे 2000 टाइम ज़्यादा कितने रुपए में बेच दोगे, 40,000 रुपये में बेच पाओगे। अब एक बात बताओ, बेची हैं कितनी, 20, मतलब अगर 20 खरीदी हैं तो 20 ही बेची होंगी। अगर टोटल इतने रुपए में बेची हैं तो एक कितने में बेची होगी, तो एक बेची होगी आपने 2,000 रुपये में। या फिर इस चीज़ को अगर आप डायरेक्ट समझना चाहो तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा इस वाली वैल्यू से जो ये वाली वैल्यू दे रखी होती है, जितने टाइम ज़्यादा होती है, जैसे 2000 टाइम ज़्यादा है, तो यही हमेशा हमारा क्या बन जाता है आंसर, कि पक्का एक वस्तु का मूल्य हमारा कितना आ गया, 2000 रुपीज़। ठीक है, इस बात में किसी बच्चों को डाउट कि बेचने वाला मूल्य उसका कितना रहा होगा, 2000 रुपये। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को डाउट?
2। इससे ये जितने टाइम ज़्यादा होता है ना, यही हमेशा हमारा क्या बन जाता है, आंसर। क्यों बना, फिर से देख लो। अगर मैं कहूँ कि सभी वस्तुएं 16 रुपये में नहीं खरीदी गई हैं, क्वेश्चन कह रहा है 32,000 रुपये में खरीदी हैं, कितने गुना था, 2,000। तो सभी वस्तुएं 20 में ना बेचकर 2,000 गुना था 40,000 रुपये में बेची होंगी। अगर आप 20 वस्तुएं खरीदते हो तो बेचोगे भी तो 20, और जब 20 वस्तुएं इतने रुपये में बेचोगे तो एक वस्तु कितने में बेचोगे, 2,000 रुपये में। बस ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, इस बार वो कह रहा है उसने, अगले ने कितने रुपए खर्च करे भाई, 12,000 रुपये खर्च करे, और कितनी खरीद लाया इस बार, 16 खरीद कर लाया। ठीक है, अब हमें खरीदने बेचने से तो मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उसे जो फायदा हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है। तो मैं जब आगे बढ़ा तो उसने कहा 4 डाइनिंग टेबल के बिक्री मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हो गया, घाटा। और हमें पता है जिसके बराबर घाटा है, अगर सेलिंग प्राइस के बराबर घाटा है तो जितनी भी खरीदेगा या बेचेगा वो हमेशा हमारी सेलिंग प्राइस। तो अगले ने कितनी खरीदी है, 16, तो ये क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस। इस बात में कभी दिक्कत मत लेना, जो बात बोले उसके हिसाब से चलो, क्वेश्चन का भी गलती नहीं हो सकता। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 4 का, तो कहीं ना कहीं उसका जो सीपी रहेगा वो कितना रहेगा, 12। पर क्वेश्चन कह रहा है सीपी 12 नहीं है, मतलब जो वस्तुएं टोटल 12 रुपये में नहीं खरीदी गई, टोटल कितने रुपये में खरीदी गई हैं, 18,000 रुपये में। जय श्री राम। देखो यार, कितने रुपये में खरीदी गई हैं, 18,000 रुपये में। इस 12 से कितने गुना था, तो आप 12 से देखो, 12 से 1 पर, फिर 12 से 5 पर 1500। तो इसी प्रकार सभी वस्तुएं जो बेची गई होंगी वो 16 में ना बेचकर इससे 1500 गुना ज़्यादा में। अब मैंने क्या कहा था, जितना ये आएगा ना 1500, यही हमेशा हमारा आंसर होता है। चाहे आप चेक करके देख लो, जब आप 1500 के साथ 1600 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 16 की, और बटे में क्या करोगे, आपने कितनी वस्तुएं, 20 है कि 18 हैं, 16 बेची हैं, सॉरी 16 ही तो है क्वेश्चन में, यहाँ पे गलत टाइप कर रखा है। कितनी बेची हैं, 16 खरीदी हैं, 16 कट जाए तो 1500 आंसर आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि जितना गुना ये ज़्यादा आता है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। सर एक बार उस क्वेश्चन पे लगा दो यार। धन्यवाद आदित्य सिंह, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, तो एक बार वो 8400 वाला क्वेश्चन और देख लेते ना यार, फिर उसके बाद मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं इतना, इससे ज़्यादा पढ़ाना। हाँ भाई सर, एक बार 8400 वाला क्वेश्चन लगा दो ना जल्दी से। लगा दिया? तो यार 8400 वाले क्वेश्चन पर आ जाओ कि 8400 आया कहाँ से था। देखो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर 8400 आया कैसे था। सबसे पहले देखो, एक बात देखो, उसने कहा क्या था कि उसने कहाँ गया, उसने पहले 700 संतरे खरीदे थे 5 रुपये हिसाब से, फिर 500 खरीदे थे 7 के हिसाब से। तो हुआ क्या था, यहाँ उसने 3500 रुपये खर्च करे थे और यहाँ भी उसने 3500 रुपये खर्च करे थे। तो टोटल हमने 7,000 रुपये खर्च कर दिए थे। और ख़रीदी कितनी वस्तुएं थी, 700 और 500, 1200 चीज़ें खरीद कर। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो क्वांटिटी तो 1200 की थी, पर अगर मैं ये देखूँ कि दर्जन कितने हैं, तो मुझे पता है एक दर्जन में 12 होते हैं। तो 1200 अगर संतरे रहे होंगे तो दर्जन में देखा जाए तो 12 से भाग दीजिए, कितने दर्जन संतरे होंगे, 100। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बेचे तो उसने दर्जन के हिसाब से बेचे हैं। एक दर्जन 8400 रुपये में, 84 रुपये में, तो 100 दर्जन कितने बेच दिए होंगे, 100 दर्जन बेच दिए होंगे 8400 रुपये में। इसीलिए ये 8400 आया था, 8400 यहाँ से आया था। और 84 रुपीज़ में एक दर्जन बेचेगा तो 100 दर्जन 8400 में बेच देगा। तो हमने देखा था कि भाई जेब से अगले ने 7,000 खर्च करे, कमा 8400 रुपये लिए, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1400 रुपये का। और इसीलिए हमने क्या निकला था हमारा आंसर, 20%। अब तो किसी बच्चों को डाउट नहीं है, तो बहुत से बच्चों को तो वैसे भी समझ तो आएगा था, बट फिर भी चलो कोई नहीं। और अगली क्लास में और बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं, और कोशिश करें कल थोड़ी सी और बड़ी क्लास करेंगे।
और इसी तरह से सभी चीज़ों को पढ़ के आए करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी सारे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और आज की क्लास बस यही ख़त्म कर रहा हूँ। उससे पहले एक बार बस, अगर जो आपकी PDF है वो डेली आपको अगले दिन या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे आज की PDF है, या तो कल मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर राहुल देसवाल स्टडी IQ, ये बड़े वाला है, राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे, ऑफिशियल लिख देना, ठीक है। ऑफिशियल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे दिख जाएगा आपको लिखा हुआ ऑफिशियल, क्योंकि 2-3 और भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले में डेली आपको PDF भी मिल जाएगी और साथ में प्लेलिस्ट की अगर कोई दिक्कत होगी तो डेली वीडियोस भी इसमें आपको मिल जाया करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो वो इसमें मैं आपको दे दिया करूँगा। तो आप इस पर जुड़ सकते हो। इसी नाम से फेसबुक ID है, इसी नाम से इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। FB भी इसी से, FB पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर भी इसी नाम से, और इसमें जा सकते हो आप, और इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसमें अगर अभी आप देखोगे तो अभी आपकी PDF पहुंच जाएगी थोड़ी देर में, और अगर आप कल तक रुक सकते हो तो कल आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, उसमें भी आपको PDF मिल जाएगी। जैसे भी आपको सही लगे उस तरह से आप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो फिर जय हिंद सही मेरे प्यारे भाइयों को, और साथ में लव यू यार।